स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा प्रथम सांविधिक परीक्षा हेतु अकाउंटेंसी का मॉडल सेट फर्स्ट पेपर, जिसका संपूर्ण हल। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं हम लोग कि मॉडल सेट फर्स्ट अकाउंटेंसी के पेपर के सही उत्तरों को। और आप जैसा कि जानते हैं कि 8 मई 2022 को अकाउंटेंसी का पेपर होने वाला है 11वीं क्लास का, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन में लग जाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य ने इस पर पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य रोट ए बुक ऑन। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही ऑप्शन है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, लेखांकन सतर्कतापूर्ण एवं कुशल खाली जगह पर आधारित होता है। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड एफिशिएंट। तो इसका सही उत्तर है पुस्तपालन प्रणाली, बुक कीपिंग सिस्टम। तीसरा प्रश्न है, पुस्तकों के एक सेट में सभी व्यावसायिक लेन देनों को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करने की कला को कहा जाता है। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर इन ए सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुस्तपालन या बुक कीपिंग। क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज। इसका सही उत्तर है लेन देनों का पूर्ण अभिलेखन, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5, लेखांकन मुख्य कार्य है। द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन एवं वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 6, परंपरागत खाता कितने प्रकार के होते हैं। ट्रेडिशनली अकाउंट्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 टाइप्स होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। विच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। प्रश्न संख्या 8, कार्यालय भवन के किराए के रूप में दिया गया 5,000 रुपये एक है। ₹5,000 पेड एज रेंट ऑफ ऑफिस परमाइसेस इन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेन देन ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एक लेजर एक तरफ में कितने कॉलम होते हैं। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन ए लेजर इन वन साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 4। चूंकि लेजर में कुल कॉलमों की संख्या 8 होती है और 4 डेबिट साइड में होते हैं और 4 क्रेडिट साइड में। तो यहाँ वन पक्ष पूछ रहा है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 10, पुस्तपालन मुख्य रूप से संबंधित है। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वित्तीय समंकों के अभिलेखन से, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। क्वेश्चन नंबर 11, बकाया वेतन खाता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, व्यक्तिगत खाता या पर्सनल अकाउंट। तो बकाया वेतन खाता जो होता है प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्तिगत खाता होता है। क्वेश्चन नंबर 12, लेखांकन की भाषा है। द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हो जाएगा मुद्रा या मनी। प्रश्न संख्या 13, बैंक में नकद किस खाते के तहत आता है। कैश एट बैंक कम्स अंडर विच अकाउंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, वास्तविक खाता। क्वेश्चन नंबर 14, पुस्तपालन के जन्मदाता हैं। द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुकास पैसियोली। क्वेश्चन नंबर 15, पुस्तपालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। व्हेन वाज द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी गॉट पब्लिश्ड। तो इस प्रश्न का जो है कि सही उत्तर हो गया 1496, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, 1496 ऑप्शन सी। जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले वाले प्रश्न में यानी क्वेश्चन नंबर 14 में दिया था। देखिए अब इस 14वां प्रश्न
पुस्तपालन के जन्मदाता कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर था लुकास पैसियोली। और क्वेश्चन नंबर 15, पुस्तपालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो ये जो लुकास पैसियोली थे, इन्हीं की एक पुस्तक थी डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चराइज, जो 1494 में इटली के वेनिस नगर में प्रकाशित हुई थी, और यह दोहरा लेखा प्रणाली की एक प्रथम पुस्तक मानी जाती है, और लुकास पैसियोली को दोहरा लेखांकन का जन्मदाता या जनक माना जाता है। यह पुस्तक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसका प्रकाशन सन 1494 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 16, स्थायी संपत्ति में सम्मिलित होते हैं। फिक्स एसेट्स इंक्लूड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फर्नीचर। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? फर्नीचर। चूंकि आप जानते हैं अंतिम रहतिया, अग्रिम भुगतान और देनदार, ये सब अस्थायी संपत्तियां हैं, और यह जो है फर्नीचर वो स्थायी संपत्ति के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वामिगत कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को कहा जाता है द ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड इज नोन एज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दायित्व, लायबिलिटीज। प्रश्न संख्या 18, लेन देन का अर्थ है, ट्रांजैक्शन मीन्स। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, माल एवं सेवाओं का मुद्रा में विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन। 19वां प्रश्न, उन सभी को क्या कहा जाता है, उन सभी को जिनका धन व्यवसाय धारता है उसे कहा जाता है ऑल दोज टू होम बिजनेस ओन मनी आर कार्ड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेनदार यानी क्रेडिटर्स। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेनदार या क्रेडिटर्स। प्रश्न संख्या 20, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यय के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द है, अनदर टर्म यूज फॉर एक्सपेंस इज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, समाप्त लागत, एक्सपायर्ड कॉस्ट। प्रश्न संख्या 21, द्विपहलू अवधारणा पर आधारित व्यावसायिक लेन देनों को अभिलेखित करने की विधि को कहा जाता है द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डॉल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 22, माल उधार की खरीद दर्ज किया जाता है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रय किताब या परचेज बुक। आप जानते हैं क्रय बही में लोग उधार क्रय का लिखा करते हैं, विक्रय बही में उधार विक्रय का, रोकड़ बही में जितने भी नकदी ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 23वां प्रश्न, लेखांकन के सिद्धांत सामान्यतः आधारित होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संकल्पना पर, इमेजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 24, किस अवधारणा के अनुसार उन लेन देनों को जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाना चाहिए? विच concept requires that those transactions which can be expressed in terms of money should be recorded in the books of accounts। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा की माप, मनी मेजरमेंट। 25वां प्रश्न है, आहरण खाते की शेष राशि को हस्तांतरित किया जाता है, बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 26, अदत्त व्यय को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता में किस सिद्धांत के अनुसार शामिल किया जाता है? अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, उपार्जन अवधारणा, एक्रूड कॉन्सेप्ट। प्रश्न संख्या 27, डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किस सिद्धांत या अवधारणा के अनुसार किया जाता है? प्रोविजन फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज मेड ड्यू टू द कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूढ़िवादिता या सतर्कता अवधारणा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 28, उपार्जन की अवधारणा से संबंधित है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिलान अवधारणा पर, मैचिंग कॉन्सेप्ट।
प्रश्न संख्या 29, आयकर अधिनियम के अनुसार लेखांकन अवधि होती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी ऑप्शन बी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगला प्रश्न है, किसी अवधारणा के अनुसार प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का पालन किया जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी फॉलोड ईच ईयर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक रूपता या कंसिस्टेंसी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 31, दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ, डबल एंट्री सिस्टम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं इटली के वेनिस नगर में लुकास पैसियोली की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, डी कंप्यूटिसेड स्क्रिप्चर्स। तो इस प्रश्न का रिलेशन उसी स्थान से है। क्वेश्चन नंबर 32, दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है डबल एंट्री सिस्टम मीन्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक व्यवहार के दो पक्षों की प्रविष्टि, एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट ऑफ वन ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 33, बैंक में जमा नकद के लिए डेबिट होगा, फॉर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक डेबिट विल बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंक खाता यानी बैंक अकाउंट। जैसा कि आप जानते हैं ये बैंक में नकद जमा करते हैं तो इसकी एंट्री हम लोग बनाते हैं, बैंक डेबिट हो जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और यह जो एंट्री होती है या कंट्रा एंट्री होती है जिसको हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। तो डेबिट वाला पक्ष पूछ रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, बैंक खाता। क्वेश्चन नंबर 34, मूल प्रलेख की विशेषता है, फीचर्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ये सभी सही हो जाएगा, यानी ऊपर के जो तीनों हैं ये साक्ष्य यानी एविडेंस, अंकेक्षण का आधार, बेसिस ऑफ ऑडिट, विस्तृत ब्यौरा, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ये सभी यानी कि क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर लास्ट वाला होगा। अगला प्रश्न, एक तलपट तैयार किया जाता है, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाई ए योग विधि, शेष विधि, सी ऊपर के दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यानी सी ऊपर के दोनों। तलपट जो है योग विधि और शेष विधि दोनों से तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, एक ग्राहक को खाली जगह भेजा जाता है जब वह माल वापस करता है, इज सेंड टू कस्टमर व्हेन ही रिटर्न्स गुड्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा क्रेडिट नोट। क्या होगा, क्रेडिट नोट। जब कोई ग्राहक हमारे द्वारा बेचे गए माल को रिटर्न करता है तो वो जो है डेबिट नोट बनाता है और हमारे द्वारा जो बनाया जाता है उसे हम क्रेडिट नोट कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्रेडिट नोट। क्वेश्चन नंबर 37, विक्रय वही में प्रविष्टि के अभिलेखन के लिए प्रयोग किया जाने वाला मूल प्रलेख या प्रमाणक है, द सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन सेल्स बुक इज। तो इस प्रश्न का जो है कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजक भेजा यानी इनवॉइस सेंट। जो हम विक्रय करते हैं तो जो बीजक भेजते हैं उसी के आधार पर विक्रय व्यय में प्रविष्टि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन द्विपक्षीय अवधारणा का अनुसरण नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए, एक संपत्ति में वृद्धि दूसरे में कमी। तो ये जो है ये तो करता है, एक संपत्ति एवं दायित्व दोनों में वृद्धि, ये भी कर रहा है द्विपक्षीय अवधारणा का अनुसरण। तीसरा है एक संपत्ति में कमी और दूसरे में कमी, यह जो है दोहरा लेखा प्रणाली की अवधारणा का पालन नहीं कर रहा है। तो जो है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एक संपत्ति में कमी और दूसरे में भी कमी, डिक्रीज इन वन एसेट्स डिक्रीज इन अनदर। क्वेश्चन नंबर 39, मुआवजे की त्रुटियां समझौते को प्रभावित करती हैं, एरर्स ऑफ कंपनसेशन अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी ये जो तीन ऊपर के विकल्प दिए गए हैं ये उसको प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, मुआवजे की त्रुटियां समझौते को प्रभावित नहीं करती हैं, तो इनमें से सही उत्तर कोई नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं,
इनमें से कोई नहीं जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 40। एक मशीन 6,60,000 रुपये में खरीदी गई, 1,20,000 रुपये नकद दिए गए और शेष राशि के लिए 60 दिन वाला एक विपत्र स्वीकार किया गया। स्थायी संपत्तियां होंगे। तो एक मशीन जो हम खरीद रहे हैं उसका अमाउंट है 6,60,000 रुपये। उसका अमाउंट कितना है? 6,60,000 रुपये। और उसको हम नकद दे रहे हैं 1,20,000 और जो बाकी पैसे बचते हैं उसको 60 दिन के लिए एक विपत्र स्वीकृत कर लिए। तो पूछ रहा है हमारी स्थायी संपत्तियां होंगी, तो हमारी जो स्थायी संपत्तियां होंगी वो 6,60,000 ही होंगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6,60,000 रुपये। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको कॉमर्स से जुड़ी जानकारी प्राप्त करनी हो तो मेरे चैनल कॉमर्स गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज जैसा कि हम लोगों ने जैक बोर्ड के फर्स्ट टर्म के 40 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर को देखा, यानी मॉडल सेट फर्स्ट को जाना। मेरे अगले वीडियो में मॉडल सेट 2 पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।